नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं, वो प्राचीन भारत का, एंशियंट इंडिया का एक टॉपिक है जो हमेशा हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसी कारण से बिहार एसआई में भी इस टॉपिक को महत्व देते हुए हम आज प्राचीन भारत के जिस टॉपिक को प्रारंभ कर रहे हैं उसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से कई सारे प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए क्यों ना अगर हम एंशियंट इंडिया पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्रारंभ करते हैं, ताकि इससे आने वाले जो प्रश्न हैं उसे मोटे तौर पे आप हल कर सकें या सॉल्व कर सकें। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगर हम जानेंगे तो उसमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सिंधु घाटी सभ्यता है क्या और उसके बारे में हम क्या जान सकते हैं। सभ्यता जो है किसी भी समाज का, मानव समाज का सकारात्मक, प्रगतिशील और समावेशी विकास को ही सभ्यता कहा जाता है। यानी जो सभ्यता की परिभाषा है वो समावेशी विकास को कहा जाता है, अर्थात किसी काल, किसी समय में कोई समाज में जिस तरह से विकास की एक धारा रही होगी उसे ही सभ्यता कहा जाता है। और इसी सभ्यता के दौरान हम जो है सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बोला जाता है कि पहले जब तक इस सभ्यता की खोज नहीं हुई थी तब तक वैदिक सभ्यता को ही भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता माना जाता था। यानी वैदिक सभ्यता, वेदों की सभ्यता, आर्य जिसके प्रमुख थे, उस सभ्यता को ही सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता था। लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई तो यह पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है, यह भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, ना कि वैदिक सभ्यता। चलिए इसके बारे में सबसे पहले थोड़ा जानते हैं कि यह है क्या, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। तो देखते हैं, इस सभ्यता से पूर्व कहा जाता है कि वैदिक सभ्यता को ही सबसे प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती थी। और जब सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई तो हड़प्पा और या सिंधु घाटी सभ्यता को यह पता चला कि यह सबसे प्राचीनतम भारत की सभ्यता है। अगर चार महत्वपूर्ण सभ्यताओं की बात करें तो उसमें जैसे मिस्र की सभ्यता, उसके बाद चीन की सभ्यता, अमेरिका की सभ्यता और हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, इस चार सभ्यताओं को सबसे प्राचीनतम सभ्यता के रूप में माना जाता है। लेकिन फर्क यह है कि इन चारों सभ्यताओं में हमारी जो सभ्यता है सिंधु घाटी, जिसे हड़प्पा संस्कृति या सभ्यता के नाम से जाना जाता है, यह एक शहरी सभ्यता थी। यानी यहाँ पे जो लोग रहते थे उनका रहन सहन, उनके रहने का जो तरीका था वो शहरी था। लेकिन बाकी की तीनों जो सभ्यताएं थी वो हाँ ग्रामीण सभ्यता था। यहाँ से एक प्रश्न आपका ये बनता है कि विश्व की पहली शहरी सभ्यता किसे माना जाता है। तो अगर ऐसा प्रश्न आवे तो आप जो है सिंधु घाटी सभ्यता या उसके स्थान पर अगर हड़प्पा सभ्यता बोले तो आपको वही आंसर के रूप में लगाना है, आंसर के रूप में उसे मारना है। अब सबसे पहले जो प्राचीन इतिहास है उसमें सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में जो महत्वपूर्ण इसके स्थल है इसके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। महत्वपूर्ण स्थल के रूप में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बनावली और धौलावीरा, इसे महत्वपूर्ण स्थल के रूप में जाना जाता है। क्योंकि आपको, आपके मन में यह विचार आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। इसका एक ही आंसर है कि पहले यह प्रचलन था कि किसी भी सभ्यता की खोज अगर की जाती थी और उसमें सबसे पहले जिस जगह की खोज की जाती थी और उसका जो नाम होता था उसी के आधार पे उस सभ्यता का नाम रख दिया जाता था। अर्थात यह जो है सबसे पहले चूंकि पाकिस्तान के हड़प्पा में इसकी खुदाई हुई और उसे खोजा गया, इस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो अब इस बात में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता अलग अलग थी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, यहाँ जो है चाहे नील नदी की सभ्यता हो, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो या चीन की सभ्यता, ये सभी मैं पहले ही बोल चुका हूं कि ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। इसके खोज के बारे में सबसे पहले समझते हैं। चार्ल्स मैसन जो है
चार्ल्स मैसन का नाम इसमें सबसे पहले आता है कि चार्ल्स मैसन ने इसकी खोज की थी, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन चार्ल्स मैसन ने इसकी खोज नहीं की थी। हाँ, सबसे पहले इन्होंने इसके बारे में कुछ जानकारी दी थी, लेकिन इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं की। इसलिए अगर आपको ये क्वेश्चन आएगा, प्रश्न अगर आवे कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहले खोज किसने की थी, अगर ऑप्शन में चार्ल्स मैसन रहे आप नहीं मारिएगा, ऑप्शन में और जो रहेंगे उसमें से आपको बताया जाएगा कि क्या मारना। इसमें बर्टन बंधु का भी जिक्र आता है। बर्टन बंधु दो भाई थे, ठीक है, उनका भी जिक्र आता है कि वो जब रेलवे लाइन बिछा रहे थे तो एक जगह ईंटा का टीला मिला और ईंटा के टीले से लेके वो वहां से ईंट लेके रेलवे लाइन पे बिछा तो दिए, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा कि ये ईंट आया कहाँ से। उन्हें लगा कि यहाँ पे पहले कोई खंडर रहा होगा, उसी का ये ईंट है। तो चूंकि बर्टन बंधु का नाम तो आया है, लेकिन बर्टन बंधु ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं की, उन्होंने उसके बारे में कुछ बताया नहीं, इसलिए ये भी नहीं होगा। इसमें अलेक्जेंडर कनिंघम का भी नाम आता है, लगभग 1856 से 63 के आसपास इनका नाम आता है, अलेक्जेंडर कनिंघम का, लेकिन इन्हें भी सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता के रूप में नहीं जाना जाता है। अब आ जाइए सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता किया, यानी सर जॉन मार्शल का नाम आता है, लेकिन खोजकर्ता के रूप में सर जॉन मार्शल का भी नाम नहीं आता है, क्योंकि इनके सानिध्य में, इनके नेतृत्व में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी, लेकिन इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को खोजा नहीं था। इनके नेतृत्व में दो व्यक्ति थे, एक का नाम था दयाराम सहनी और एक दूसरे का नाम था राखलदास बनर्जी। तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, ये जो है सर जॉन मार्शल, इनके नेतृत्व में दयाराम सहनी और राखल बनर्जी ने काम किया और उन्होंने ही सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की। अर्थात जब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किन्होंने की, तो आप जो है दयाराम सहनी को ही मारेंगे, आप जो है सर जॉन मार्शल को अगर टिक लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। अर्थात जो है दयाराम सहनी और राखल दास बनर्जी का सर्वाधिक योगदान है सिंधु घाटी सभ्यता के खोज के लिए। दूसरा प्रश्न उठता है इसके काल का निर्धारण। सिंधु घाटी सभ्यता के काल का निर्धारण, क्योंकि यह एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। अब आप ये भी समझ लीजिए आद्य ऐतिहासिक सभ्यता क्या होता है, ऐसी सभ्यता जिसका लिखित प्रमाण तो है, लेकिन आज तक उसे कोई पढ़ नहीं पाया है। मतलब उसके बारे में लिखा हुआ मिलता है, लेकिन आज तक उसे कोई पढ़ नहीं पाया। इस कारण से ऐसी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है। अगर पढ़ नहीं पाया तो इसके काल का निर्धारण क्या होगा, कब माना जाए इसके समय को। तो कई लोगों का, कई जो इतिहासकार थे, इनका अलग अलग विचार था। कुछ का कहना था कि ये आर्य के काल की ही सभ्यता है, आर्यकालीन सभ्यता है। लेकिन आर्य अगर इतने पहले आए थे तो फिर वो झोपड़ी में क्यों रहते थे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी और आर्य जो थे वो झोपड़ी में रहा करते थे, उन्हें ईंटों का नॉलेज नहीं था। इसलिए ये बात गलत हो जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है आर्य या वैदिक सभ्यता है, तो ये नहीं होगा। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो काल निर्धारण है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी चीज का काल निर्धारण के लिए जो एक वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है उसे कार्बन 14 के नाम से जाना जाता है, यानी कार्बन 14 के नाम से उसे जाना जाता है, जिसके आधार पे हम किसी भी चीज के काल का निर्धारण करते हैं। और यही वो चीज है कार्बन 14 जिसके आधार पे सिंधु घाटी सभ्यता के काल का निर्धारण किया गया। ठीक है, अब इसके काल के निर्धारण में कार्बन 14 पद्धति, जो मैंने यहां लिखा है, कार्बन 14 पद्धति का प्रयोग किया गया था। ठीक है, इसी के नेतृत्व के आधार पर इसका काल का निर्धारण हुआ और यह माना गया कि सर्वमान्य जो इसका काल था वो 2500 से लेके 1750 ईस्वी के बीच में इसके काल को माना गया है। अर्थात जब परीक्षाओं में, जैसे बिहार एसआई का एग्जाम या और भी कोई एग्जाम में आपको सिंधु घाटी सभ्यता के काल के बारे में अगर पूछे, समय के बारे में पूछे, तो उसका बेस्ट ऑप्शन होगा 2500 से लेके 1750 ईस्वी तक। तो आप यही मारेंगे, दूसरा नहीं मारेंगे ऑप्शन।
यानी 2500 से लेकर 1750 ईस्वी तक ही इसके काल का निर्धारण हुआ। अगर ये पूछा जाए कि इसके काल के निर्धारण में सबसे ज्यादा समर्थन किन्होंने किया, सर्वाधिक समर्थन किन्होंने किया, तो उनका नाम था डीपी अग्रवाल। क्या नाम था? डीपी अग्रवाल ने इसे सबसे ज्यादा समर्थन किया इस काल निर्धारण में सिंधु घाटी सभ्यता के। चलिए अब नाम की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण में चूंकि पहली बार सिंधु नदी के तट पे कई सारे जो हैं इसके जगह को खोजा गया, इस कारण से इसे सिंधु घाटी सभ्यता बोली गई। ठीक है, लेकिन जब पाकिस्तान के हड़प्पा में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कई स्थल मिले तो यह प्रश्न उठ गया कि अब इसका नाम क्या किया जाए। तो सिंधु घाटी के तट पे जब कई जगहों को खोजा गया, उससे पहले ही सर्वप्रथम, क्योंकि सर्वप्रथम हड़प्पा के आसपास, हड़प्पा में इस स्थल की खोज की गई, तो उस समय मैं पहले भी बोल चुका हूं कि उस समय यह पद्धति थी कि सर्वप्रथम किसी भी सभ्यता की खोज जहां पे की जाएगी वहीं के नाम के आधार पर इसका नामकरण होगा। तो हड़प्पा में सबसे पहले इसकी खोज हुई, इस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता भी रखा गया। यानी हड़प्पा के खोज के कारण इसका नाम जो है हड़प्पा सभ्यता भी रखा गया। ठीक है, इस कारण से इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के हड़प्पा में सर्वप्रथम इसकी खोज हुई थी। इस कारण से उस समय की पद्धति थी, उस समय यह नियम था कि पहले खोज जहां होगी उसी के आधार पर उसका नामकरण होगा। इस कारण से इसे हड़प्पा कालीन सभ्यता भी कहा जाता है। उद्भव, हमने पहले भी बोल दिया कि इसके उद्भव के बारे में कई सारे लोग, समय के इतिहासकार जो हैं या अभी के जो इतिहासकार हैं, चूंकि 1921 के आसपास की बात अगर कर लें तो इन्होंने बोला कि सुमेरियन जो है, इसे सुमेरियन जो है इन्होंने बनाया। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आसपास रहते थे और उन्होंने अगर इसे बनाया, वहां पे पहले सभ्यता थी तो वहां से यहाँ पर आया, लेकिन इसे बहुत लोग जो है सो नहीं मानते हैं और इस पे अपना तवज्जो भी नहीं देते हैं। सबसे ज्यादा जो मान्य है उद्भव के बारे में वो है कि भारतीय निर्माता द्रविड़ जाति के लोग। हम अगर आपसे पूछा जाए कि किस जाति के लोग को सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वमान्य के रूप में माना गया है, तो आप आंसर द्रविड़ियन मारेंगे। आप आंसर जो है द्रविड़ियन मारेंगे, दूसरा आंसर नहीं मारेंगे। यानी द्रविड़ जाति के लोग जो है सो इसके खोज, मतलब इसे बनाने वाले थे या इसे स्थापित करने वाले थे। और राखल दास बनर्जी ने इस बात को सबसे ज्यादा तवज्जो दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माणकर्ता में द्रविड़ियन थे, ना कि कोई दूसरा थे। ये भी क्लियर हो गया। इसकी विशेषता की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या? एक नगरीय सभ्यता थी। मैंने पहले ही बोल दिया कि अगर आपसे प्रश्न पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, आप बोलेंगे नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, ये एक, चूंकि किसी भी सभ्यता में अगर पाषाण युगीन सभ्यता की बात की जाए तो उस समय पत्थरों का उपयोग होता था। लौह युगीन सभ्यता की बात की जाए तो उस समय लोहे का उपयोग होता था। अर्थात किसी भी काल में जिस धातु का सर्वाधिक प्रयोग होता था उस आधार पे भी उस सभ्यता का नामकरण होता था। इस कारण से आप समझ लीजिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी इसलिए कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी इसलिए कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे का सर्वाधिक प्रयोग होता था। इस कारण से इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो इसका आंसर ये भी होगा कि सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, और इसे आद्य ऐतिहासिक अगर पूछेगा ऑप्शन में कि इसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो फिर से मैं बता देता हूं। एक ऐसी सभ्यता जिसका लिखित इतिहास तो मिलेगा, लेकिन उनके लेखन को अभी तक कोई पढ़ नहीं पाए और एक दूसरे से सिर्फ बोल के जो है उस सभ्यता के बारे में जाने हैं, ऐसी सभ्यताओं को आद्य ऐतिहासिक कहा जाता है। आप कह सकते हैं कि आधा ऐतिहासिक इसलिए कह सकते हैं आद्य ऐतिहासिक, क्योंकि लिखित प्रमाण तो मिलता है लेकिन उस लिखित प्रमाण को कोई पढ़ नहीं पाए। इस कारण से इसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है। तो इसका बेस जो था हमने लगभग बता दिया। इसके कई 2 से 3 क्लास होंगे, उस तीनों क्लास में हम जो है
और सारी इसके बारे में इससे डील करेंगे। लेकिन चलिए इसके बारे में और कुछ देखते हैं, कुछ ऐसे प्रश्न जो अभी तक पूछे गए हैं उस प्रश्नों के बारे में हम देखते हैं। उससे पहले थोड़ा सा मैप में आपको दिखा दें इस सभ्यता के बारे में। ये जो मैप है ये देख लीजिए, यहाँ पर आपको रंगपुर, लोथल, ये सब जो है कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात नहीं, गुजरात भारत का एक राज्य है। वहां पे यहाँ पे ये सब जो है आपको सुरकोटरा, रंगपुर, लोथल, ये सब कहाँ पे है? गुजरात में आपको पड़ेगा। यहाँ सिंधु नदी के तट पे आप देख लीजिए चहुंदरो लिखा हुआ, मोहनजोदड़ो लिखा हुआ, ये सब पाकिस्तान में है। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में है। जिस जिस जगह के नाम पे दरो लिखा होगा, आप ये ट्रिक समझ लीजिए, जिस जगह के अंत में दरो लिखा हुआ होगा, दरो होगा, वो पाकिस्तान में होगा। कहाँ होगा? पाकिस्तान में। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ चहुंदरो यानी पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो कहाँ होगा? पाकिस्तान में। हड़प्पा जिसके नाम पे इसका नामकरण हुआ है, ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। ठीक है। आपके भारत में देख लीजिए, बनावली भारत में है, राखीगढ़ी, आलमगीरपुर, ये सब जो है उत्तर प्रदेश। ये आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। तो ये सारी इस सभ्यता की जो है जगह है जिसके बारे में आपको पूछा जाए कि कहाँ से है, तो आप उसका आंसर देंगे। आप उसका आंसर चलिए इसके बारे में। अब इसका जो एक क्षेत्र है यहाँ देखिए, ये सुतका गेंडोर जो लिखा हुआ है, इसके बारे में आप जान लीजिए। ये जो जगह है आप इस मैप से इस तरह समझ सकते हैं, ये लगभग ये जो मैप खींचा हुआ है ये आप अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के आसपास का क्षेत्र है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के आसपास क्षेत्र है। इसके बाद दैमाबाद, यह भारत के महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? भारत के महाराष्ट्र में। यह भारत के महाराष्ट्र में है। और यहाँ पर ये फिर आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर कहाँ? उत्तर प्रदेश। और यहाँ मांडा होते हुए फिर जो है ये यहाँ पे मिल जाता है। ये रेखाएं बताती हैं इसके क्षेत्र के बारे में। ये भी आप इस मैप से क्लियर हो गए और समझ गए हैं। ठीक है। चलिए अब इसके कुछ प्रश्नों को देखते हैं, जो प्रश्न आपको हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं उस प्रश्नों के बारे में आप समझिए। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल, मैंने बताया था सर्वाधिक, ध्यान से सुनो, सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? यानी हड़प्पा सभ्यता का सबसे ज्यादा, तो हमने बोला था कि इसका आंसर आप 2500 से 1750 लगाइएगा। क्या लगाइएगा? 2500 से। ठीक है। दूसरा, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ध्यान रखना, यहाँ पर लिखा मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और ग्रीक की सभ्यता। तो नहीं अगर दिया हुआ है तो आंसर ग्रीक की सभ्यता होगा। क्या होगा? ग्रीक की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो इसका जगह आंसर समझ लो। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, यही इसका आंसर होगा। यानी कि अगर आंसर पूछे तो ये आप आंसर मारेंगे। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष अगर पूछेगा, अवशेष के बारे में हम अगले क्लास में फिर से कई सारे जिक्र करेंगे। अवशेष की बात करेगा तो सुरकोटा इसका आंसर होगा। क्या होगा? सुरकोटा। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? ठीक है। तो जब स्थल और उसका क्षेत्र पूछेगा तो कालीबंगा जो है सो राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान। आंसर आप क्या लगाइएगा? राजस्थान लगाइएगा। क्या लगाइएगा? निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुहरों में, यानी जब हड़प्पा काल में मुद्रा बनती थी, जब पैसा बनाया जाता था तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता था? है ना। तो हड़प्पा काल में जो पैसा बनाया जाता था उसमें सेल खेरी का यूज किया जाता था। किसका किया जाता था? आप सेल खेरी की वो इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे आजकल हम लोग चूड़ी वगैरह बनाते हैं, उस तरह के चीज बनाते हैं, तो उसमें इसका प्रयोग होता है। अर्थात उस समय जो मुद्रा बनाई जाती थी उस मुद्रा में सेल खरी अर्थात वैसे पदार्थ का प्रयोग किया जाता था जिससे आजकल हम लोग चूड़ी वगैरह बनाने में जिसका उपयोग करते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युगीन की थी? तो आपको मैंने पहले ही बोला कि कांस्य का सबसे ज्यादा प्रयोग होता था, इस कारण से इसे कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो आंसर होगा नंबर 2। ये देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। देवियों और देवताओं दोनों की पूजा। ठीक है।
अगला प्रश्न लेते हैं इसका। ये सारे पूछे हुए प्रश्न हैं, इसलिए आप निश्चित इसे याद कर लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की गई थी। कब की गई थी? आंसर होगा 1921। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा उचित है? ठीक है, तो उन्हें अश्वमेध की जानकारी नहीं थी, गाय उनके लिए पवित्र थी। उन्होंने पशुपति को का सम्मान करना, तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ये इसका आंसर होगा, आप याद रख लीजिए। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो समाज में रहने की पद्धति उचित समतावादी इसका आंसर होगा। यानी सचनेवल वो सबका विकास लेके चलते थे, किसी अपने का विकास नहीं करते थे। आंसर होगा उचित समतावादी। सिंध या नखालिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को से माना जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका, देख लीजिए, बोल रहा है सिंध या नखालिस्तान बाग, तो आंसर होगा मोहनजोदड़ो। क्या होगा? मोहनजोदड़ो। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था? तो हड़प्पा सभ्यता के जो संपूर्ण क्षेत्र का आकार था वो त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुज के आकार था। इसलिए अगर पूछेगा उसके संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था, तो आप आंसर लगाएंगे त्रिभुजाकार। कैसा लगाएंगे? चलिए इसके आगे कुछ प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ध्यान रखना, अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर तुम लगाओगे व्यापार। क्या लगाओगे? व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था सो व्यापार था। क्या था? व्यापार था। आंसर क्या होगा? व्यापार हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो शहरी थे, क्योंकि उस समय की चारों सभ्यताओं में एकमात्र यह सभ्यता थी जिसे शहरी सभ्यता कहा जाता है। इस कारण से हड़प्पा सभ्यता जो है एक शहरी सभ्यता थी। क्या थी? सिंधु सभ्यता के घर किसे मतलब किस चीज से बनाए जाते थे? तो ईंट का प्रयोग होता था। किसका प्रयोग होता था? आंसर क्या हो जाएगा? ईंट। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो आप याद रखिएगा कि कपास के उत्पादन में, जिससे आजकल हम लोग कपड़ा तैयार करते हैं, तो कपास का उत्पादन हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता, देखिए ये क्वेश्चन पूछ दिया। अगर सर्वप्रथम खोजकर्ता की बात करेंगे तो सर दयाराम साहनी की आंसर होगा। क्या होगा आंसर? सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर, तो जहां पे जहाज आके रुकते थे, यह कई बार पूछा जा चुका है कि पत्तन नगर कौन सा होगा, तो आप आंसर लगाएंगे लोथल। क्या होगा? ठीक है, लोथल इसका आंसर होगा। पैमाने की खोज से यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई थी? तो पैमाने की खोज जो है सो लोथल में हुई थी। कहां हुई थी? अरे मापने उपने का खोज जो हुआ था वो लोथल में हुआ था। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पा काल के लोग जो सब काम करते थे, देख लीजिए, वो लोग विद्वान थे, योद्धा थे, व्यापारी थे और श्रमिक थे। तो आंसर होगा विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? तो आप लिखा हुआ है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं, तो आप हड़प्पा सभ्यता मारेंगे। क्या मारेंगे? क्योंकि सबसे पहले की खोज हड़प्पा में हुई थी, इस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता का उपयुक्त नाम, सर्वाधिक उपयुक्त नाम, वैसे सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला जाता था, लेकिन हड़प्पा सभ्यता इसे बोला गया। ये सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देख लीजिए, हड़प्पा किस नदी के किनारे में? तो देख लीजिए, यह रावी ही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद लोथल जो है इसका भोगवार नदी के किनारे, कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे। ये नदी जो है दिया हुआ उसके किसके किनारे ये बसा हुआ था, इसके बारे में। आंसर इसका 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर जो है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि देखो दरो जिसमें लगा हुआ है वो पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो कहाँ था? पाकिस्तान में। दरो लगा हुआ पाकिस्तान में, और सिंधु नदी वहां के आसपास से गुजरी है, इस कारण से भी तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता बोला जाता था, इसलिए हो जाएगा सिंधु। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल को जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो हल से जो जोता गया खेत था उसका साक्ष्य मिलता है कहाँ से? कालीबंगा से। कहाँ से मिलता है? ठीक है, हल से जोता गया तो कालीबंगा से मिलता है। ठीक है, हल से। कालीबंगन कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। कहाँ पे है? सैंधव सभ्यता में ईंटों का अलंकरण किन स्थान से मिलता है? ठीक है, तो ईंटा जो है, ईंटा का अलंकरण जो है इसमें मोहनजोदड़ो हो जाएगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो हमने बोल दिया। ठीक है, पंजाब, पंजाब यानी सिंध, पंजाब हो जाएगा आंसर। ये पंजाब जो है
कहाँ पे है? तो पाकिस्तान के, पाकिस्तान में पंजाब है, वहाँ पे स्थित है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पे पाया गया था? तो बृहत जो है स्नानागार की बात कर रहा, तो स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुलित चित्रांकन मिलता है? तो आद्य शिव हो जाएगा इसका आंसर, आप शिव मारेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? ठीक है, तो गुजरात में आपको देख ली, कालीबंगन राजस्थान में था, बनावली नहीं था, लोथल जो है रोपड़, और ठीक है, रोपड़ जो है पंजाब में था। रोपड़ कहाँ था? पंजाब में। कालीबंगन जो है तो आपको वहां पर राजस्थान में था, और लोथल, ठीक है, ये पंजाब में था। और पूछ रहा है कहाँ के बारे में? गुजरात। लोथल कहाँ पे था? गुजरात में। लोथल कहाँ पे था? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला होगा। क्या हो जाएगा? मृतकों का टीला। ठीक है, तो इससे संबंधित कई सारे प्रश्न हमने कराए जो अक्सर पूछे गए हैं आज तक के मतलब सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इससे संबंधित फिर दूसरा क्लास जो है इसी टॉपिक पे हम जो है पहले एंशिएंट इंडिया पूरा पढ़ा लेंगे, उसके बाद ही किसी और टॉपिक पे या किसी और पे जाएंगे। इसका दूसरा क्लास मिलते हैं कल या परसों के क्लास में। तब तक आप इसे रिवीजन कीजिए, रिवीजन करके राइट डाउन कीजिए और अपनी तैयारी को पूरा कीजिए। अच्छा लगे, अगर तैयारी करते हैं, कोई भी एसआई का तैयारी करते हैं तो उन्हें शेयर कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। थैंक यू।